आज हमने लाइफ इन द यूके टेस्ट का जो सेकंड टेस्ट है उसके ऊपर बात करनी है और मैं आपके सामने टेस्ट सॉल्व करूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा भी समझाऊंगा भी कि ये कैसे सारा कुछ होता है, कैसे क्वेश्चंस को चूज करना है। आप अपने तौर पे भी प्रैक्टिस करते रहें, ऑनलाइन सोर्स जो है उस पे, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ व्यूअर्स ने भी मुझे ये कहा है कि मैं ड्राइविंग थियरी टेस्ट जो है उसका भी प्रैक्टिस कराऊं। मैं वो भी टीच करता रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा, लेकिन जो ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर भी काम करूँगा। ठीक है। सो आज हमारा सेकंड टेस्ट है, उसको देखेंगे हम। तो वही आपके सामने मैं 24 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और उसमें आपको बताता भी जाऊंगा कि कैसे आपने चूज करना है। ठीक है। ओके। तो ये सबसे पहले आप देखें कि व्हाट बिकेम द सिंबल ऑफ द हाउस ऑफ ट्यूडर। ये वॉर ऑफ रोजेस की बात है, और वॉर ऑफ रोजेस के बाद दोनों हाउसेस ट्यूडर और लैंकास्टर इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद फिर इनका जो सिंबल बन गया था वो ये था वाइट रेड एंड वाइट रोज। तो ये करेक्ट आंसर है इसके लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 जो है वो कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूके पॉपुलेशन डजंट फॉलो रिलीजन। आपने ये याद रखना है कि जब आप बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके आंसर्स वही होने चाहिए जो बुक में है। ठीक है। स्टेटिस्टिक्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, अभी सेंसस भी हुआ है, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट मिले, लेकिन जो बुक के अंदर इस वक्त मौजूद है वो है 21%। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये वो लोग हैं 21% जो किसी रिलीजन के ऊपर बिलीव नहीं करते। ठीक है। तो आपने अ, इस तरह कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस की एग्जांपल क्या है देखें। सेलिंग टोबैको अंडर 18s, डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, ओनिंग मनी, हाउसिंग डिस्प्यूट्स। सारे ही ऑप्शंस ऐसा लगता है कि बड़े इसके लिए अच्छे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन, ये जो आंसर है, सेलिंग टोबैको टू अंडर 18s, 18 साल से कम लोगों को टोबैको सेल करना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है। तो आपने इसको चूज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेल्स विजिटर्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टावर ऑफ लंदन। जब आप लंदन में जाते हैं और टावर ऑफ लंदन का विजिट करें तो आपको कौन ट्रिप देता है, टूर गाइड्स कौन होते हैं? बी फीटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हिस्ट्री ग्रेजुएट्स होते हैं, या लंदन गाइड्स होते हैं? तो इसमें जो आंसर है वो ये रहा, बी फीटर्स। तो ये आपका आंसर है। When was the famous satirical magazine Punch published? देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ होती है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसपे कोई टेक्निक्स नहीं लग सकती। डेट्स होती हैं, और डेट्स आपको वैसे भी पता है कि ड्राई है, तो इसका आंसर है 1840s। 1840s में ये पंच मैगजीन जो था ये तंज और मजाक का था, तो ये पब्लिश होता था 1840s में। आप इसको याद रखना है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन इज विसाखी सेलिब्रेटेड। विसाखी जो है ये एक फेस्टिवल है, और इसका जो सेलिब्रेशन है वो अप्रैल में होती है। ठीक है। अब आपको देख लें कि ये जो विसाखी है, ये हमारे पास अप्रैल भी है, मई, मार्च, जून। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है। प्रॉबेबली यूँ आप कर सकते हैं कि देखें इसमें दो ए हैं। सो ए, ये भी अप्रैल से शुरू होता है, ऑल दो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, लेकिन आप याद रखें कि जो दो एज इसके अंदर मौजूद हैं, तो इससे आप जहन में रख लें कि ये अप्रैल की तरफ है, क्योंकि अप्रैल भी ए से स्टार्ट होता है, ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा जोर है। ठीक है। ये हमने अपने से खुद ही बनाया, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सेंसिबल ऑप्शन लगता हो, कोई भी आप इस तरह का बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज हु सैट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द मिडल एजेस। हाउस ऑफ कॉमन्स में मिडल एजेस में कौन बैठता था? ठीक है।
तो उसमें ये हमारे पास ऑप्शंस है, नाइट्स था, नोबिलिटी, ग्रेट लैंड ओनर्स या बिशप्स। सो ओके, याद रखें बिशप्स जो है ये रिलीजियस लोग होते हैं, लैंड ओनर्स जो बड़े बड़े जागीरदार, नोबिलिटी जो शुरफा होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं जो, और नाइट्स जो हैं ये मीडियम किस्म के लैंड लॉर्ड्स होते थे, या इनके पास टाइटल्स भी होते थे सर का। तो ये वाले लोग जो थे ये उस वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते थे मिडिल एजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री इज मेडन कासल इन, सॉरी व्हाट काउंटी, कौन सी काउंटी में मेडन कासल है? एक berkshire है, डॉर्सेट है, और उसके बाद लोथियंस है और विल्शर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉर्सेट है। ठीक है, अब आप देख लें कि मेडन कासल किसी तरह इसका कोई लिंक बन सकता है, तो यूं बना सकते हैं कि देखें कासल जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है और सी के बाद डी आता है, तो आपने जहन में रखना है कि कासल सी और उसके बाद जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी आप यूं कह रहे हैं कि सी डी। तो हमारे पास डी से स्टार्ट होने वाला एक ही है, ये डॉर्सेट है। ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लिया। What do you have to pay tax on in the UK? आपको किस चीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है? देखें, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे नहीं करना पड़ता, और पर्सनल अलाउंस पे तो होता ही नहीं है। ज़ाहिर है पर्सनल अलाउंस एक लिमिट होती है जिस पे आप टैक्स नहीं पे करते। अगर पर्सनल अलाउंस की लिमिट लेट से 1250 है तो वहाँ तक तो टैक्स नहीं होता, उसके बाद ही टैक्स होगा। ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट्स, हो सकता है बेनिफिट पर्सनल अलाउंस से कम हो। पेंशंस जो है ये इसका राइट आंसर है, इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंस? जो अमेरिका की कॉलोनीज हैं, अमेरिका कब आज़ाद हुआ? सिंपल सी बात है, 13 कॉलोनीज आज़ाद हो गई थी। तो वो देख लें आप कि वो आज़ाद तो 1776 में हुई थी। ठीक है, लेकिन उसी दिन तो नहीं इन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके बाद उनको इनको थोड़ा टाइम लगा, तो 1783 में एक्सेप्ट किया गया। ये याद रखें कि ये जो टाइम है ये 1776, ये इंडिपेंडेंस का टाइम है। तो इंडिपेंडेंस के आप यूं कह लें कि कुछ अरसे के बाद फिर जाके इन्होंने सोचा कि नहीं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, व्हेन डिड द एंग्लो सैक्सन किंगडम्स एस्टैब्लिश इन ब्रिटेन? एंग्लो सैक्सन्स कुछ लोग थे जो कि यूरोप से आए थे और उन्होंने यहाँ के बरतानिया में अपनी किंगडम्स इस्टेब्लिश की, हुकूमत बनाई। तो वो कब था? 680, 410, 698 या 789? तो इसका राइट आंसर ये रहा, 600 AD। तो ये एंग्लो सैक्सन किंगडम्स है। इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखें, ये 600 है ना, 2 जीरो है ना, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ ये जीरो तो नहीं है, ओ है, लेकिन चलो हम एक सिंपल तो एग्जाम्पल तो है ना, हमारे पास इसमें भी ओ है। हमने देखना है कि हमने ऐसी डेट चूज कर लेनी है जिसके अंदर 2 जीरोज हो, तो वो हमारे पास यही बनता है। ठीक है, हमने कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो लगा के आंसर तो फाइंड करना है। अब सारी डेट्स तो बाज़ मुश्किल हो जाता है ना। नेक्स्ट इज, अल्स्टर फ्राई इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ विच कंट्री? ये बहुत आसान है, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देख लें आप, दो वर्ड्स हैं, अल्स्टर और फ्राई। अब आपको आंसर में देखना है कि किस कंट्री के नाम में दो वर्ड्स हैं। जिसके नाम में दो वर्ड्स हैं उसी का ये नेशनल फूड है। ठीक है, तो वो हमारे पास नॉर्दर्न आइलैंड है। मैंने आपको पिछले टेस्ट में बताया था कि कोई भी चीज़ जो आर से स्टार्ट होती होगी उसका ताल्लुक इंग्लैंड से होगा। ठीक है, जैसे रोस्ट बीफ है, ये इंग्लैंड का नेशनल फूड है। तो आर्स रोज इनका नेशनल फ्लावर है, तो ये तो सेटल हो गया। वेल्स का आएगा नहीं क्योंकि वेल्स का नाम ही वेल्श केक्स है उनका ट्रेडिशनल। तो आपको कोई बेवकूफ़ी वेल्श केक्स का पूछेगा कि चलो बताओ वेल्श केक कौन से कंट्री का ट्रेडिशनल फूड होता है। ठीक है, तो ये, और स्कॉटलैंड का आपने याद रख लेना है बस। या तो ओल्स्टर फ्राई जो है ये दो नाम है, नॉर्दर्न आयरलैंड, दो वर्ड्स इसका आपने डिसाइड किया। Where where can you see the Bayo tapestry today? So ये जो वर्ड Bayo है ये आप देख लें कि ये फ्रेंच वर्ड है। सो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन है फ्रांस, तो ये वो एक बहुत बड़ा
कपड़ा है उसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है जंग की याद के लिए 1066 में जो फाइट हुई थी, तो उसको याद करने के लिए, उसको रिमेम्बर करने के लिए बे ऑफ टेपेस्ट्री है। ठीक है, तो ये फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज चार्ल्स वन एक्सिक्यूटेड? चार्ल्स वन को कब फांसी लगाई गई थी? यानी फांसी तो नहीं, गर्दन काटी जाती थी उस जमाने में। तो वो 1658 है या 1653 है, 46 है या 49 है? तो इसका आंसर जो है वो 1649 है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको डेट याद ही रखनी पड़ेगी और इसका कोई सोल्यूशन नज़र आता नहीं है। अगर आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं तो ठीक। Okay, next is what are the MPs who don't represent a political party called? जो MPs किसी भी political parties के साथ नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? वो देखें ना, अब आपका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है तो आप तो आज़ाद हो गए ना। तो आज़ाद को तो इंग्लिश में इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो वो सोल एमपी नहीं है, न्यूट्रल्स भी नहीं है, सिविल भी नहीं है, तो उनको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये आज़ाद है, इनका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। Next is, by which year did the English rule an area around Dublin called the Pale? So कौन से साल में डबलिन के पास एक इलाका जो ये था पेल, उस पे इंग्लिश ने हुकूमत शुरू कर दी? तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 1200 है। 12, 13, 14, 11, तो ये हमारे पास चार चॉइसेस थी, 1200 इसको हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did Queen Elizabeth II celebrate her Diamond Jubilee? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आता है अक्सर, तो आपको इसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले आप देख लें कि ये 2012 है। अब आपको मैं बताता हूँ डेट। ये देखें, क्वीन एलिजाबेथ के नेम में भी टू है। ठीक है, ये एलिजाबेथ द सेकंड, या इसको आप टू पढ़ सकते हैं। ठीक है, एलिजाबेथ टू। चलो, हमने अपना मतलब निकालने के लिए तो पढ़ लेना है। व्हेन डिड क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, सेकंड टू को ही कहते हैं, सेलिब्रेट हर डायमंड जुबली? आप देखें कि ये जो नीचे हमारे पास सारे के सारे डेट्स हैं, इनमें किस डेट के अंदर जो है वो टू आ रहा है? ठीक है, देखो ये 10 है, टू नहीं है। 12, इसमें टू है। 13, 11, सो जिसमें भी टू होगा बस आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2012, ऐसे इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इमेंसिपेशन एक्ट साइंड? इमेंसिपेशन एक्ट वो एक्ट था जिसमें गुलामों को आज़ादी देने का बात हुई थी। तो ये जो इमेंसिपेशन एक्ट है ये साइन हुआ था 1833। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोई लिंक अगर बन सकता है तो आप बना लीजिए, लेकिन ये आपको याद रखना है, 1833 में। नेक्स्ट, हु डिजाइन द डम्फ्रीज हाउस इन स्कॉटलैंड? ये जो डम्फ्रीज हाउस है, ये बड़ा घर है, इसकी डिजाइनिंग किसने की थी? तो ये देख लें, सर एडविन लुटियंस है या इनेगो जोन्स है या क्रिस्टोफर रेन है या रॉबर्ट एडम्स है? राइट आंसर जो है वो रॉबर्ट एडम्स है। अब आप देखें कि आप इसका लिंक कैसे बनाएंगे। डम्फ्रीज हाउस के अंदर एक लेटर एम आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास ये जितने भी लोग हैं आप देख लें, इनमें से किसी के नाम के अंदर एम नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने देखना है कि वो कौन सा डिज़ाइनर है जिसके नाम में एम आ रहा है। तो ये उसी एडम डमफ्रीज। ओके, सो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फर्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स फॉर्म? ओके, ये आपने याद रखना है कि इसका आंसर 19 सेंचुरी है। इसका यूं भी आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि स्टार्ट कब हुआ, पहले तो आपको आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता और तुक्का ही लगाना है तो फिर 19 सेंचुरी लगाइए बस। ज़्यादातर स्पोर्ट्स, हॉर्स हॉर्स रेसिंग को छोड़ के ज़्यादातर स्पोर्ट्स जो हैं, आप यूं कह लें कि 95% स्पोर्ट्स जो हैं बुक में जो मेंशन है वो 19 सेंचुरी में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपका एक इस तरह तरीका हो गया आपको आंसर करने का। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट? ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट तो प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट चूज करेगा। कैबिनेट मीन उसके जो वजीर मशीर होते हैं, मंत्री जिसको आप बोलते हैं, तो वो जो भी वो जाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही चूज करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर भी इसमें प्राइम मिनिस्टर है। द पीपल ऑफ द यूके, पीपल ऑफ द यूके तो
सिर्फ वोट देते हैं ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं चूज करते, सॉरी कैबिनेट के मेंबर्स तो नहीं चूज करते। मॉनर्क किंग या क्वीन को कहते हैं, वो नहीं कर सकता। स्पीकर नहीं, स्पीकर तो खुद एक एमपी है, वो तो पहले खुद चूज होगा, तब उसके बाद की बात है फिर वो वोट डालेगा या नहीं डालेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट को चूज करता है। व्हाट इज स्नोडन? ओके, ये क्या चीज़ है? ये माउंटेन है, लेक है, गार्डन है, कासल है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें द वर्ड स्नो भी आ रहा है, ठीक है। स्नो बर्फ को कहते हैं। तो आप देख लें कि किस चीज़ पे बर्फ पड़ती है। गार्डन में तो सर्दियों में पड़ती है, कासल में तो ज़्यादातर जो चीज़ है, माउंटेन होते हैं वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और ये चूंकि बहुत हाई माउंटेन है वेल्स में, इस पे बर्फ पड़ी रहती है, इसको स्नोडन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से या माउंटेन, स्नो और माउंटेन का एक रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू द नेशनल इंश्योरेंस, सॉरी व्हाट डू द नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस फंड? नेशनल इंश्योरेंस से जो पैसा जमा होता है वो कहाँ जाता है? स्कूल्स और एजुकेशन में जाता है, एनएचएस में, या स्टेट पेंशन में जाता है, द एनएचएस एंड पुलिस, और द पुलिस एनएचएस एंड एजुकेशन? तो आपको इसका आंसर याद करना रखना पड़ेगा कि एनएचएस एंड स्टेट पेंशन। बस आपको स्टेट पेंशन याद रखना है। ये देखें, एन नेशनल इंश्योरेंस, तो इसमें आपको नेशनल इंश्योरेंस का जो ही ख्याल आए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एनएचएस तो है, एक तो वो हुआ, और दूसरा आपने स्टेट पेंशन बस जहन में रख लेना, ठीक है। पुलिस वगैरह नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, ठीक है, वो और चीज होती है, टैक्सेस होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का आज का, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डज द कॉमनवेल्थ हैव? ओके, तो कॉमनवेल्थ के अंदर कितने कंट्रीज हैं? तो इसका आंसर भी आपको बस याद ही रखना होगा। कॉमनवेल्थ में 53 कंट्रीज हैं। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, बुक के अंदर जो लिखा होगा वो ही आपने आंसर चूज कर लेना है, ठीक है। सो आज का ये टेस्ट इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप बता दीजिए, ठीक है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपका आंसर करूं। सो प्रैक्टिस करें, होपफुली इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, इजीली पास हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।